हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भीष्मा सीरीज के अंदर आज की क्लास में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक छोटा सा और बड़ा ही आसान सा लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकल चैप्टर है ये, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यार कभी इस चैप्टर से सवाल आता है और किसी किसी ईयर में सवाल नहीं भी आता, तो गारंटीड नहीं है कि इस चैप्टर से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आएगा तो एक सवाल आएगा जहां तक अंदाजा है, ठीक है। तो भाई ऐसा है एग्जामिनेशन पर्पस से, तो ये सिनेरियो है। और अगर चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, एक छोटा सा चैप्टर है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि आरएलसी सर्किट हो गया है, जो कि जिसका वेटेज है बोले, जिसका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। चलो यार, तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। क्या बातें करेंगे आज की क्लास में? तो आज की क्लास में हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। किसी भी सवाल का सॉल्यूशन देखने से पहले उस सवाल को खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, जैसा कि मैं हर बार बोलता आ रहा हूं। तो सवाल को पहले खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से सॉल्व करें। इसके आंसर शायद एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं आपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अब जरा देखिएगा क्या है सवाल, बोल क्या रहा है। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस एट 3 टर्मिनल्स मार्क्ड एक्स वाई एंड जेड आर गिवन बाय वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट, ये यहां पे वी नॉट है, ठीक है, और वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3 एंड वी जेड इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 4π/3। बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे तो एक 0 डिग्री पर है, दूसरा 120 डिग्री पर है, तीसरा 240 डिग्री पर है। मतलब क्या, अगर मैं तीनों वेक्टर्स को इस तरीके से दिखाऊं कि आपके जो तीनों फेजर्स हैं, तो पहला मैंने कहा ये वाला है मेरा वी नॉट, ठीक है। दूसरा जो है वी एक्स, इससे 2π/3 आगे है, तो ये है आपका वी वाई, ये वी नॉट है, लेकिन इसका बीच में क्या है, 2π/3 का एंगल डिफरेंस है। और तीसरा जो है वो यहां पर है, मैग्नीट्यूड में ये भी वी नॉट है, लेकिन ये क्या है, अब पीछे 2π/3 बोल दूं या आगे 4π/3 बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से आपके तीन वोल्टेजेस दिए हुए हैं। पहला है वी एक्स, दूसरा है वी वाई और तीसरा है वी जेड, ठीक है। तो ये मैंने अभी यहां पर बनाया वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या होता है, 120 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो गया, 4π/3 240 डिग्री या -120 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। चल भाई, एन आइडियल वोल्टमीटर इज कॉन्फिगर्ड टू रीड RMS वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। एक आइडियल वोल्टमीटर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस रीड कर रहा है, ठीक है। जो इसके टर्मिनल जिसमें भी हम लगाएंगे उसके टर्मिनल्स के बीच में, इट इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स x एंड y एंड देन बिटवीन y एंड z। द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर विल बी, ठीक है। सबसे पहले हमने किस किस के बीच में लगाया है, तो सबसे पहले हमने जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर को x और y के बीच में लगाया है। तो एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया। अब वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, तो वोल्टमीटर x और y के बीच में रीड करेगा RMS वैल्यू, ठीक है। तो RMS वैल्यू क्या होती है, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है Vx, ठीक है, या मैं कहूं कि Vy माइनस Vz, और इसका RMS वैल्यू निकालना है। RMS वैल्यू क्या होती है, पीक वोल्टेज का 1/√2, ठीक है, जो भी आपका इसका पीक वोल्टेज आएगा। अब जरा देखिएगा, दो वेक्टर्स को माइनस करना है या दो वोल्टेजेस को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब क्या है यार, फेजर से यूज करो ना भाई, ठीक है। ये मेरा क्या था भाई, अब जरा देख, अगर मैंने कहा मेरे पास Vx जो है ये कितने पर है, ये मेरा Vx है, Vy कितने पर है, 120 डिग्री पर है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस Vy कहां आएगा, यहां पर आएगा, दिस इज माइनस Vy, और इनके बीच में एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो Vx माइनस Vy का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां आएगा, वो ये आ जाएगा, सोचिए, ठीक है। तो Vxy ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू, आप चाहो तो कोसाइन रूल लगा सकते हो, ठीक है, किसके बराबर होगा, √V0² या a² प्लस b²
माइनस 2ab cos 2π/3। देख भाई, अगर मैंने a और v वेक्टर को माइनस किया है तो माइनस क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। और या आप ऐसा कर सकते थे a² - b², तो a² + b² + 2ab cos π/3। एक ही आंसर आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, दोनों वोल्टेजेस को माइनस कर रहा हूं। माइनस कैसे कर रहा हूं, देख सेम फेज में तो है नहीं, तो सेम फेज में नहीं है तो क्या करूंगा, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस माइनस करने पड़ेंगे, तो फेजर डायग्राम से मैं माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2v02 माइनस 2v02। ठीक है, cos 2π/3, तो उसको मैं लिख देता हूं cos π - π/3। cos π - π/3 क्या होगा, -1/2। आई थिंक 1/2 ही होता है। cos 60 डिग्री, हाँ 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई √2, तो ये कितना आ जाएगा, +1/2। 2 से 2 तो खत्म ही हो गया, तो ये आ जाएगा √3 v0/√2। तो आंसर आ गया आपका √3/2 v0। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी √3/2 v0, वोल्टेज बिटवीन x एंड y। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब चाहे मैं x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापूं, जरा देखना भाई, मैं चाहूं x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापूं, मैं चाहूं y और z के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापूं, या मैं चाहूं x और z के बीच में, किसी के भी बीच में आप पोटेंशियल नाप लो, आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस क्या है, 120 डिग्री का ही तो एंगल का डिफरेंस है, ये भी तो 120 डिग्री है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वोल्टेज y और z का दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, y और z का वोल्टेज आपको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होने वाला। इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द टू टर्मिनल्स, ये बिल्कुल सही है। y और z का v0, तो भैया एक निकाल दिया तो दो बार थोड़ी निकालेंगे। ठीक है, चल, तो आंसर आ गया इसका b और c। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। चल, अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए। चल यार, यहां पर देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद एक मिनट रुको मैं देख लूं इसके और अच्छा, इसके ऑप्शंस ये रहे। ठीक है, इसके ऑप्शंस ये रहे। काफी मजेदार सवाल है ये। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब जरा देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है न्यूमेरिकल। तो बोला हुआ है एट टाइम t = 0 terminal A in the circuit shown in figure is connected to B by a key and alternating current I0 cos omega t with I0 = 1, omega = 500 radian per second starts flowing with the initial direction shown in figure। तो हमें यहाँ पर करंट की इनिशियल डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है I0 cos ओमेगा टी। ठीक है, ये है, और ये किससे कनेक्टेड है, ये आपका सीधा सीधा डायरेक्टली कैपेसिटर से कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, चल भाई, एट t = 7π/6 ओमेगा, ये टाइम दिया है, तो ओमेगा मुझे यहां पर दिया हुआ है सवाल में, मुझे I0 दिया हुआ है, मुझे करंट की वैल्यू दे रखी है कि करंट कितना सप्लाई कर रहा हूं, I0 cos ओमेगा टी। ठीक है, अब बोल रहा है 7π/6 ओमेगा टाइम पर द की इज स्विच्ड फ्रॉम B to D, मतलब इस की को हमने यहां से उठा करके यहां पर स्विच कर दिया है। ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स ओनली A एंड D आर कनेक्टेड। अब इसके बाद क्या है, केवल और केवल A और D कनेक्टेड है। A total charge Q flows through the battery to charge the capacitor fully। तो यहां से अब कनेक्ट करने के बाद यहां से टोटल चार्ज Q फ्लो करता है। ठीक है, इफ C = 20 माइक्रोफराड, अगर कैपेसिटर आपका 20 माइक्रोफराड है, रेसिस्टर आपका 10 ओम है, एंड द बैटरी इज आइडियल विथ EMF 50 वोल्ट, आइडियल बैटरी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें सही स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। सवाल क्या है मैं आपको दोबारा से अभी जब ऑप्शन पढ़ाऊंगा तो फिर से दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, बेसिकली ये बोल रहा है कि आपका एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है जिसको मैंने एक डायरेक्ट पहले कैपेसिटर से कनेक्ट कर रखा है।
फिर इसके बाद थोड़े टाइम के बाद 7π/6 ओमेगा टाइम के बाद इस स्विच को यहां से यहां कर दिया और अब इस सर्किट को खत्म हो गया। ये सर्किट कैसा है, ये डीसी सर्किट है जहां पर एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, तो भैया ये आरसी सर्किट बन गया है। ठीक है, डीसी बैटरी हो गई, आरसी सर्किट लगा दिया, अब उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो हमें ऑप्शन बोला है पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर t इज टू 7π/6 ओमेगा इज दिस। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चल पहले अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सर्किट दिया हुआ है उसमें क्या बोला है, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। इस करंट के सोर्स को यहां से हमने एक कैपेसिटर से कनेक्ट करके रखा हुआ है। एट द मोमेंट मुझे इस वाले सर्किट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास कैपेसिटर है, यहां से मैंने करंट सप्लाई किया है और मुझे करंट का वैल्यू बोल रखा है, पोटेंशियल नहीं बोला, सीधा करंट ही बोल दिया है, I0 cos ओमेगा टी। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, ये मुझे करंट बोल रखा है। अब क्या बोल, अच्छा करंट अगर मुझे ये बोल रखा है तो मैंने कहा इस पर चार्ज क्या होगा, तो इस वाले कैपेसिटर पर ये वाली एंड पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले एंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चार्जेस आएंगे। तो मैंने कहा यार चार्ज कितना होगा, तो जो आपका करंट है, ठीक है आई, तो यहाँ पर अगर मुझे आई दिया, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, dq/dt लिख दूँ। ठीक है, अगर मैंने कहा मेरा आई करंट दिया हुआ है I0 cos ओमेगा टी, तो इसको मैं लिख देता हूं dq/dt I0 cos ओमेगा टी लिख सकता हूं। ठीक है, dq/dt क्या हो गया, I0 cos ओमेगा टी के बराबर हो गया। अब इसको इधर भेज देता हूं, तो dq I0 cos ओमेगा टी dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं। t0 पर चार्ज 0 था, किसी भी टाइम t पर चार्ज q है, तो यहां पर q कितना आ जाएगा, q आ जाएगा I0 ओमेगा cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, 0 से t, अब 0 से t रखने का कोई मतलब नहीं, t रखने पर t आएगा, 0 रखने पर 0 हो जाएगा, तो q क्या आ जाएगा, I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हर टाइम पर चार्ज आ रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या बोल रहा है सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला बोला है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर बिफोर t इक्वल्स टू 7π/6 ओमेगा। मैंने कहा यार 7π/6 ओमेगा, जब आप 7π/6 ओमेगा रखोगे यहां पर तो चार्ज क्या होगा, ये π/6 ले लेगा। अच्छा, ये साइनोसोडल ग्राफ बनेगा, मतलब क्या, अगर मैं यहां पर चार्ज का ग्राफ बनाऊं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पर चार्ज का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, चार्ज का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जब आप एट t इज इक्वल्स टू 7π/6 ओमेगा पर हो गए तो आप यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, q विल बी इक्वल्स टू I0 ओमेगा साइन 7π/6 हो जाएगा। ये क्या है, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -I0/2 ओमेगा। मतलब ये कहां पर आएगा, 7π/6 कहां आता है, अगर मैं 7π/6 टाइम की बात करूं, 7π/6 यहां पर आएगा। ठीक है, तो 7π/6 ओमेगा कहीं यहां पर आएगा, तो यहां पर इसके पास चार्ज कितना है, I0/2 ओमेगा, मैक्सिमम का उल्टा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये तो मैक्सिमम चार्ज बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है इसने सवाल में, क्या बोला है, मैक्सिमम चार्ज। मैंने कहा सिंपल सी बात है, मैक्सिमम चार्ज तो यहां पर मिल चुका होगा, यहां पे जब ये π/2 मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, q मैक्स इट इज इक्वल्स टू I0। अब देख क्या करूंगा, q मैक्स निकालने के लिए सीधा सीधा, जब मुझे ये पता है कि चार्ज इस तरीके का फंक्शन है, ये मुझे चार्ज दिख रहा है, तो मैंने कहा मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, सीधा सीधा I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी 1/2 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा लिख दो I0 ओमेगा। I0 की वैल्यू शायद 1 दे रखी है सवाल में ही। ठीक है, अब सवाल में I0 की वैल्यू छाप दो, ओमेगा की वैल्यू छाप दो, ओमेगा की वैल्यू 500, तो 1/500। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, 10⁻³ बोल रहा है, तो एक काम करता हूँ, ये 2 × 10⁻³ दिख रहा है मुझे, 0.2 × 10⁻² या 2 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये चार्ज है मैक्सिमम। क्या पहला ऑप्शन सही हुआ, नहीं, पहला ऑप्शन सही नहीं हुआ। ठीक है,
द करेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर 7 पाई बाई 6 ओमेगा इज क्लॉकवाइज। ठीक है, अब लेफ्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला है। कब बोल रहा है, 7 जस्ट बिफोर 7 पाई बाई 6। मैंने कहा करंट पूछा है, करंट जस्ट बिफोर, ध्यान से सुनना। करें सवाल, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो बी ऑप्शन बोल रहा है करंट जस्ट बिफोर टी इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा। ठीक है, 7 पाई बाई 6 ओमेगा से जस्ट पहले करंट निकालना है। मैंने कहा कैसे निकालूंगा, करंट पता ही है ना तुमको, I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा इंटू 7 पाई बाई 6 ओमेगा। ठीक है, ये क्या आ गया, आई नॉट कॉस 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और पाई प्लस पाई बाई 6 तो 1 कॉस 30 डिग्री, यानी कि माइनस √3 बाई 2 आई नॉट। अब जरा देखिएगा करंट कैसा आया आपका, करंट नेगेटिव आया। ठीक है, ये अगर नेगेटिव करंट है, नेगेटिव करंट क्या बताता है भैया, पॉजिटिव करंट कैसा बता रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नेगेटिव करंट क्या बताएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव करंट मतलब क्या हो गया है, नेगेटिव करंट का मतलब हो गया है एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो ये कैसा है, ये भी गलत है, सही नहीं है। ठीक है, तो पहले दोनों ऑप्शन कैसे हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। अब क्या बोल रहा है, इमीडिएटली आफ्टर ए इज डिस्कनेक्टेड टू डी द करंट इन आर इज 10 एम्पियर। अब देख किसके बाद में बात कर रहा है, अब यहां से आपने स्विच को इस जगह डी पर शिफ्ट कर दिया, इसके बाद करंट क्या होगा, करंट थ्रू रेसिस्टेंस। मैंने कहा अब जैसे ही स्विच को शिफ्ट किया, अब लेफ्ट वाला सर्किट का कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो गया, अब सिर्फ राइट वाले सर्किट से मतलब है। तो अब मैं यहां पर इमीडिएटली आफ्टर वाली बात करता हूं। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर मूविंग द स्विच, अब कंडीशन कैसी दिखेगी, स्विच मूव करने के जस्ट बाद आपको सर्किट ऐसा दिखेगा। ठीक है, नीचे बैटरी किस पोलैरिटी पे है, बैटरी की पोलैरिटी ऊपर है। ठीक है, 50 वोल्ट की बैटरी है। चल भाई, तो जैसा बैटरी पोलैरिटी बना रखी है मैं वही पोलैरिटी यहां पर आपके सामने बना देता हूं। 50 वोल्ट की बैटरी है, शायद 10 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, और 20 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। चल, 20 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। अच्छा, अब एक चीज, ये कब की बात कर रहा है, ये जस्ट आफ्टर एट टी इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा की बात कर रहा है। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा, यही टाइम बोला है ना। ठीक है, जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी। ठीक है, अब मैंने कहा यार इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही मैं इस स्विच को यहां से यहां शिफ्ट करता हूं, तो इस पर चार्ज क्या है, T इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6 ओमेगा पर कैपेसिटर पर चार्ज है I नॉट बाई 2 ओमेगा। माइनस का मतलब क्या है, ठीक है देख भाई, अगर यहां पर पहले नॉर्मली क्या है, चार्ज ऐसे आ रहा था, तो पहले कैसा चार्ज होता, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज होता, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव चार्ज होता। ठीक है, अब जब चार्ज नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब क्या, पोलैरिटी पलट चुकी है। माइनस साइन का मतलब यही है, पॉजिटिव साइन का मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। अब जैसे ही मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर इसका मतलब है, देख आराम से देख ले, मैंने कहा करंट क्या है, क्यू चार्ज क्या दिया है, I नॉट बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी। देख शुरुआत के फर्स्ट हाफ में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, मतलब क्या, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तो जब सेकंड हाफ में पहुंचूंगा तो चार्ज की पोलैरिटी बदल जाएगी, और इस टाइम पर 7 पाई बाई 6 ओमेगा पर चार्ज क्या हो गया है, I नॉट बाई 2 ओमेगा। ठीक है, वैल्यू छाप देता हूं, तो इस टाइम पर इसकी पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, आपका ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज हो चुका है, नीचे वाला पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, और इस पर जो चार्ज है इट इज गिवन बाय I नॉट बाई 2 ओमेगा। ठीक है, जैसे यहां पर आपने देखा कि ये पहले पॉजिटिव था, क्योंकि यहां से देखो चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आधे इसमें इसके बाद है ना, सेकंड हाफ में क्या हो जाएगा, तो भैया पहले ये चार्ज ऐसे आ रहा था, अब चार्ज उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, तो नीचे वाली उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, नीचे वाली प्लेट पर। ठीक है, अब
क्या पूछ रहा है इस सवाल में? सवाल में तो करंट पूछा है। मैंने कहा यार इस केस में ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? ये कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। कैसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा? ये कैपेसिटर एक इस तरीके की बैटरी, नीचे से ऊपर ऐसी बैटरी, तो इस तरीके की बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसका ईएमएफ क्या होगा? इसका ईएमएफ होगा Q बाई सी। Q कितना है? आई नॉट बाई 2 ओमेगा। ठीक है, वैल्यू अभी रख देते हैं। चल, और बाकी सारा का सारा सर्किट जैसा है वैसा ही रहेगा, तो बाकी सर्किट पर कोई भी असर नहीं आ रहा। 50 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेसिस्टेंस। अब बताना यार Q ईएमएफ कितना होगा? जो ईएमएफ कैपेसिटर का है इट इज इक्वल्स टू Q बाई सी। चार्ज आपको पता है आई नॉट बाई 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई सी। आई नॉट की वैल्यू 1 है, 2 ओमेगा की वैल्यू 500 है। कैपेसिटेंस दिया है 20 माइक्रोफराड, तो 20 इंटू 10 की पावर 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 500, 2000, 10 की पावर 3, तो 1000 बाई 20, 1000 बाई 20 मतलब क्या हो गया? 50 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो ये 50 वोल्ट की बैटरी बन गई। अब जरा बताओ ये दोनों बैटरीज कैसी हो रही हैं? सेम पोलैरिटी की हैं, दोनों की पोलैरिटीज ऐड हो रही हैं। तो इस केस में अब यहां पर जो करंट आएगा आई किसके बराबर होगा? मैंने कहा यार 50 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, मैं चाहूँ तो ऐसे लिख देता हूँ, आपका जो बैटरी है E, ठीक है, प्लस जो कैपेसिटर की वजह से बन रहा है प्लस EC, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई R। तो 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर करंट आएगा जस्ट आफ्टर स्विच इज शिफ्टेड। ठीक है, क्या 10 एम्पियर बोला है? 10 एम्पियर बोला है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चौथा क्या बोल रहा है कि इस वाले कैपेसिटर Q कितना होगा? फाइनल चार्ज। मैंने कहा देख भाई, ठीक है, इनिशियल चार्ज क्या है? इनिशियल चार्ज है माइनस बाई 2 मेगा। ठीक है, अब देख इनिशियल कितने बैटरी है? माइनस, उल्टी 50 वोल्ट की बैटरी है। फाइनली क्या बन जाएगी? सीधी 50 वोल्ट की बैटरी बनेगी। ठीक है, तो मैंने कहा फाइनली यहां पर उल्टा ऐसा हो जाएगा, तो इस पर चार्ज क्या जाएगा? तो Q विल बी इक्वल्स टू, डी ऑप्शन कर रहा हूं, तो डी Q विल बी इक्वल्स टू CV का डबल, क्योंकि देख उल्टी बैटरी है तो चार्ज क्या है? जस्ट उल्टा, ये नेगेटिव है। ठीक है, मतलब क्या, अगर यहां पर माइनस 2 मेगा है तो Q बाई 2 मेगा, तो यहां पर इस पर चार्ज प्लस Q बाई 2 मेगा, इस पर चार्ज माइनस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसे? अगर मैंने कहा यहां पर माइनस 10 माइक्रोकूलम है तो उल्टा होना चाहिए प्लस 10 माइक्रोकूलम, तो कितने का आएगा? डबल आएगा, 2CV। अरे आपने देखा होगा यार पोलैरिटी बदलने पर क्या होता है, हमने कई बार ऐसे क्लास में सवाल किए हुए हैं कि पहले कैपेसिटर को उल्टा लगा देते थे, ठीक है, अब कैपेसिटर को ऐसे लगा देते थे। तो जरा देखना, अगर पहले कैपेसिटर पर यहां पर Q चार्ज था तो प्लस और माइनस, तो जब मैं ऐसा लगाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा? फाइनली यहां पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो अब चार्ज कितना चेंज होगा? तो प्लस Q से अगर माइनस Q हो गया तो क्या हो जाएगा? 2Q का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो बस वही चीज कर रहा हूं मैं, तो 2CV आंसर आ जाएगा। तो 2 कैपेसिटेंस कितना है? 20 माइक्रोफराड, V कितना है? 50, 50 दूनी 100, 200, और ये काम करता हूँ, 2 इंटू 50 दूनी 100, 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये आ जाएगा 2 मिली कूलम। ठीक है, ये आंसर आएगा 2 मिली कूलम है। हाँ 2 मिली कूलम ही है, बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आया। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए। क्लियर है? क्या किया मैंने पहले बोला कि यार ये जो कैपेसिटर है ये पहले उल्टा चार्ज था, फाइनली कैपेसिटर कैसा चार्ज होने वाला है? फाइनली कैपेसिटर पर जो चार्ज होने वाला है, यहां से ये नेगेटिव चार्ज जा करके और यहां से ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर फाइनली क्या हो जाएगा? इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव। ठीक है, तो कितना चार्ज होगा? तो आप चाहो तो लिख सकते हो, ये आपका ये है क्या है? 50, तो CV टाइप का, तो Q फाइनल क्या हो जाएगा? Q फाइनल इज इक्वल्स टू C इंटू V। C कितना है? 20 माइक्रोफराड, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। V कितना है? 50, तो ये कितना हो गया?
50 दूनी 100, 2 खत्म कर दिया, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻3 कूलम है ये, ठीक है। अब फाइनल चार्ज ये है, और इनिशियल चार्ज कितना है यहाँ पर, इनिशियल चार्ज भी हमने कहीं निकाला हुआ है, कहाँ है चार्ज, यहाँ पे देख, I0/2 मेगा, I0/2 मेगा कितना है, कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, -1/2 × 500, -1/1000, यानी कि 10⁻⁻3 कूलम माइनस में, यानी कि पहले कितना था, 10⁻⁻3 कूलम माइनस में, फाइनल क्या हो रहा है 10⁻3 प्लस में। तो बताओ यार, अगर कोई चीज़ -10 से +10 हो रही है तो 20 का ही तो चेंज आया, इसीलिए मैंने डबल किया, ठीक है। अगला सवाल ये है, ठीक है, ये सवाल पहले पढ़ लीजिए, काफ़ी सारे इसमें पेजेस हैं तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये मैट्रिक्स मैच सवाल है, ठीक है। चल भाई, पढ़ लिया। ये है आपका पहला स्क्रीन, ठीक है। बेसिकली लेफ्ट साइड में कॉलम 1 में आपको कुछ कंडीशंस दिए हैं, कॉलम 2 आपके कुछ ऑप्शंस हैं, आपको केसेस मैच करने हैं। अगला स्क्रीन ये है, एक एक करके सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चल यार, क्या बोल रहा है यहां पर, बोला हुआ है देयर यू आर गिवन मैनी रेसिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। मतलब क्या, यहां पर हमें सर्किट में काफी सारे रेसिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स वगैरह कुछ कुछ दिए हुए हैं। दीज आर कनेक्टेड टू अ वेरिएबल डीसी सोर्स, द फर्स्ट 2 सर्किट्स। यहां पर जो है वेरिएबल डीसी सोर्स दिया हुआ है पहले 2 सर्किट में, ठीक है। यहां पर भी देखो वेरिएबल डीसी सोर्स है, वेरिएबल डीसी सोर्स यहां पर है। वेरिएबल डीसी सोर्स का मतलब क्या है, वोल्टेज यहां पर बार बार वेरी करेगा, ठीक है। और क्या है, और एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 50 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। द नेक्स्ट 3 सर्किट्स, मतलब क्या, जो ये 3 सर्किट्स दिए हैं यहां पर क्या है, ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इसकी, तीनों ही केसेस में। अच्छा, एसी सर्किट में तो हमें क्या चाहिए होता है, ओमेगा चाहिए होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π × f, तो 2π × 50 मतलब 100π रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इन डिफरेंट वेज एज शोन इन कॉलम 2, ठीक है। अलग अलग तरीके से हमने कॉलम 2 में कनेक्ट कर रखा है। व्हेन अ करंट आई स्टेडी स्टेट फॉर डीसी एंड आरएमएस, अच्छा करंट आई कब की बात कर रहा है, तो डीसी सर्किट में स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहा है, डीसी सर्किट में स्टेडी स्टेट। और अगर एसी सर्किट है तो आरएमएस करंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द करंट आई फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड करस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1 एंड V2 इंडिकेटेड इन सर्किट्स आर रिलेटेड एज शोन इन कॉलम 1, ठीक है। तो मैच द 2। अब आपको बताना है, देख भाई, पहला केस क्या है, I इज नॉट इक्वल टू 0 एंड V1 इज प्रोपोर्शनल टू I। पहली चीज, सर्किट में करंट, स्टेडी स्टेट में करंट 0 नहीं है। मैंने कहा देख पहला केस देख, पहला केस क्या है, स्टेडी स्टेट में, मैंने कहा डीसी सोर्स है, चाहे कुछ भी कर लूं, स्टेडी स्टेट में क्या कंडीशन बन जाएगी सर, स्टेडी स्टेट में तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा। यही केस होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्टेडी स्टेट में ये वाला इंडक्टर गायब हो जाता है और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, वो कैपेसिटर। तो I इज नॉट इक्वल टू 0, अबे इसमें तो दिख रहा है I 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस, यहां पर मैंने कहा स्टेडी स्टेट में I इज नॉट इक्वल टू 0, चल I इज नॉट इक्वल टू 0 तो मुझे दिख रहा है ये इंडक्टर गायब हो जाएगा, ये कैपेसिटर रेसिस्टर बचेगा, ठीक है। ये मानता हूं इस केस में I विल नॉट बी इक्वल टू 0, डन, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है। बट V1 इज प्रोपोर्शनल टू I, अरे V1 तो 0 हो जाएगा ना यार, ठीक है। यहां पर इस वाले केस में कैपेसिटर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V1 तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर ना तो P होगा ना Q होगा, ये दोनों तो नहीं होने वाले, ठीक है। अब जरा देखते हैं आरएमएस वाली कंडीशन।
मैंने कहा यार स्टेडी, अब यहाँ पे क्या आरएमएस, देख ये क्या है, एक इंडक्टर है एक रेसिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो रेसिस्टेंस आएगा, तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट में ये क्या होगा, स्टेडी स्टेट तो इसमें नहीं होगी। इस केस में आरएमएस वैल्यू तो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी, कुछ ना कुछ तो आरएमएस करंट आएगा, ठीक है। इस केस में कैपेसिटर इंडक्टर, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे को खत्म कर रहे हो, ठीक है, देखें यार, तो इस केस में अगर मैं XL निकालूं, ठीक है, अब मेरा सबसे बड़ा काम है कि इसका रिएक्टेंस निकालना, ओमेगा L, ओमेगा कितना है 100 पाई, L कितना है 6 मिली हर्ट्ज, मिली हेनरी, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 0 से 2 0 तो खत्म हो गए, 0.6 पाई, ठीक है, 0.6 पाई ओम आया, चल भाई, और ये कितना है XC 1/ओमेगा C 1/100 पाई इंटू 3 × 10 की पावर -6, तो ये क्या हो गया 3 पाई 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई, 3 पाई लगभग 10 के लगभग होगा, ठीक है, अगर 10 के लगभग भी होगा तो ये 1000 ओम के लगभग बन रहा है, जरा देख, ठीक है, ये 1000 ओम, ये 0.6 पाई, तो ये तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब जरा एक बात बता, मैं कह तुझे कैलकुलेट नहीं करना है, तुझे साफ साफ ये चीज दिख रही है यहां पर कि XL इज नॉट इक्वल टू XC, मतलब दोनों का रिएक्टेंस आपस में बराबर नहीं है। अगर रिएक्टेंस बराबर नहीं है तो वो कंडीशन नहीं बनेगी जहां पर एक दूसरे को ये सब कैंसल आउट कर सकते थे, ठीक है, और अगर ये कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं ना यार कि अगर कैंसल आउट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि फाइनल करंट नॉन जीरो आएगा, ठीक है, तो I विल नॉट बी इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ तो करंट आएगा, ठीक है। यहां पर अरे फिर से RC सर्किट है, RC सर्किट में तो करंट आएगा ही आएगा, तो IRMS विल अगेन बी नॉन जीरो, ठीक है, पहली चीज तो समझ में आ गई, IRMS नॉन जीरो आना है, ठीक है। दूसरा इसमें एक स्टेटमेंट और बोला है, क्या है, V1 इज प्रोपोर्शनल टू I, हाँ यार ये तो बात सही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सीधा सीधा I इंटू XL, ये भी क्या होगा I इंटू XL, ये क्या होगा I इंटू R, तो V1 इज प्रोपोर्शनल टू I, तीनों ही केसेस में सही है, तो क्या आंसर आए RST, ठीक है, तो पहले का आंसर आ जाएगा RSNT, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा पहले का, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या बोल रहा है, I इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने कहा अभी अभी देखा है, देख केवल एक वाला इसमें, ठीक है, एंड V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है, मैंने कहा I नॉट इक्वल टू 0 तो इसमें भी है, ठीक है, V2 ग्रेटर देन V1, बिल्कुल सही बात है, V2 इज यहां पर क्या है, आप चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, यहां तो V2 ग्रेटर देन 0 है, इसके अक्रॉस कुछ तो पोटेंशियल आ रहा है, देख करंट नॉन जीरो, V2 ग्रेटर देन V1, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर एक तो दिख गया मुझे Q, ठीक है, पहला हो गया Q। दूसरा, एक एक ऑप्शन बेटा चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली बोल दें, क्योंकि जब मैट्रिक्स आती है और इस तरीके की मैट्रिक्स आती है जहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिए, कहीं ऐसा तो नहीं ऑप्शन दिए हैं और मैं ही अपने हिसाब से सोचे जा रहा हूं, हाँ ऑप्शन नहीं दिए ना, ठीक है, मतलब अब एक एक ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा, एक एक चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। इस टाइप की मैट्रिक्स सबसे डिफिकल्ट होती हैं क्योंकि देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एक ना एक ऑप्शन आप मिस कर जाओ, ठीक है, इसीलिए एडवांस में कई बार, क्योंकि सवाल अच्छे खासे नंबर का आता है, 8 से 10 नंबर का कम से कम सवाल आएगा, ठीक है, और स्टेप मार्किंग होती है 2 से 3 नंबर, 2 नंबर की मार्किंग होगी, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ना एक ऑप्शन हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, तो बस उस चीज़ को हम थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करेंगे। पहला तो मुझे समझ में आ गया, I नॉट इक्वल टू 0 सब में ही सही है, R में भी सही है, S में भी सही है, T में भी सही है, ठीक है। अब बस ये देखना है V2 ग्रेटर देन V1, V2 ग्रेटर देन V1 तब होगा जब ये वाला रेसिस्टेंस इससे ज्यादा होगा। अच्छा, अच्छी चीज इसने क्या करी है, सारे इंडक्टर आइडेंटिकल हैं, 6 मिली हेनरी 6 मिली हेनरी, सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड, ठीक है, रेसिस्टर अलग अलग है। अब जरा बताओ पहले केस में देख, मैंने कहा सिंपल सी लॉजिक है, यहां पर इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज है, V2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, V2 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R, तो मैंने कहा अगर सीरीज में करंट सेम है, ठीक है, तो V2 विल बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन V1 इफ
R इज ग्रेटर देन XL, मतलब सेकंड जो टर्म है वो फर्स्ट का उससे रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा देखिए यहां पर कितना, इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.6 पाई, इसका क्या है 2 ओम, 0.6 पाई कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, 6 मिली हेनरी है ना, 6 मिली हेनरी, हाँ 0.6 पाई कैलकुलेट करना पड़ेगा शायद, 0.6 पाई 0.6 3.14 इंटू 0.6, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 2 8, 6 तिया 18 और हाँ 18 ही, 2 और 1 3, 1.8 ओम आया, 1.88 ओम, ठीक है। दिस इज एक्सएल, मैं यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ आगे, ठीक है। कितना आया है 1.884 ओम, ठीक है। अगर मेरा एक्सएल 1.8 है, V2 ज्यादा है, ये 2 ओम है ना, तो इसका मतलब ये भी सही है, ठीक है। तो V2 इज ग्रेटर देन, तो ये भी सही है, Q की बात R भी हो गया, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर तो दिख ही रहा है यार, यहां पर तो दिख रहा था ना, इसका रेसिस्टेंस 10 की पावर 4, अरे हजारों में चल रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं, तो ये S भी हो जाएगा, S भी है। T क्या है, इसका रेसिस्टेंस 1000 ओम है, ये कितना है 1000 ओम, और ये है 10 की पावर 4/3 पाई, 10 की पावर 3 कुछ होगा, ठीक है। अब फिर से वही बहुत क्लोज है तो देखना पड़ेगा, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई, वैल्यू कितनी है, 1000 से कम है, क्योंकि 3 पाई की वैल्यू रफली 10 के बराबर ही होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, 10 की पावर 4 3.14, 4 तिया 12, 3 और 1 4, और यहाँ पे हो गया 3 तरफ 9, 9.42 हो गया। अगर मैं 10,000 में 10 का डिवाइड करता तब 1000 बनता, 10 से छोटा कर रहा हूं तो 1000 से बड़ा है, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1000, तो XC इज ग्रेटर देन 1000 ओम, ये बोल सकता हूं। और इसका अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस कम है, तो V2 भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो V2 किसके बराबर आ जाएगा, I इंटू XC, ठीक है, XC ज्यादा है तो ये भी आंसर हो जाएगा, तो T भी हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आ गया QRST। मतलब क्या, सिंपल सा लॉजिक, करंट नॉन जीरो किस में है, तो वो तो हमने पहला चेक किया था, तो सेकंड अपने आप हो गया। अब ये बोल रहा है सेकंड V2 इज ग्रेटर देन V1, तो V2 ग्रेटर देन V1 उस केस में आएगा जहां पर जो रेसिस्टेंस या रिएक्टेंस सेकंड टर्म का ज्यादा होगा फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें ज्यादा है, हाँ बिल्कुल है, इसमें तो खत्म ही हो गया, ठीक है। अब इसमें देखा मैंने, तो इसमें क्या है, किस किस में ज्यादा आ रहा है, सब में ही ज्यादा आ रहा है, ठीक है, सब में ज्यादा आ रहा है, तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें अगला, V1 इज इक्वल्स टू 0, V2 इज इक्वल्स टू V, V1 इज इक्वल्स टू 0, V1 0 के बराबर कहां पर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, V2 इज इक्वल्स टू V, इसमें भी दोनों में सही आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा P और Q तो बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे। अब इसमें V1 0, V1 0, V1 0 किसी में नहीं हो रहा, ना R है ना S ना T, ठीक है, तो कोई और नहीं होगा। चल भाई अगला क्या है, अगला है I नॉट इक्वल टू 0, वो तो हम देख चुके हैं। V2 इज प्रोपोर्शनल टू I, अबे सब में ही है V2 प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो I नॉट इक्वल टू 0 किस किस में था, हमने अभी देखा था, Q में था RST, चल तो Q RST ये सब में ही था, और V2 इज प्रोपोर्शनल टू I, हाँ सब में ही है V2 प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो बढ़िया, मजा आ गया। इसमें क्या है V2 प्रोपोर्शनल टू I, हाँ बिल्कुल सही है, मान दिया, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो गया QRST, क्लियर है। अगला सवाल ये है, इसके ऑप्शंस यही हैं, हाँ चल भाई सॉल्व कर इसको। चल यार सॉल्व किया, क्या सवाल है, बोल रहा है इन द सर्किट शोन L इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो हेनरी, ठीक है, कैपेसिटर दिया है 1 माइक्रो फराड एंड R इज इक्वल्स टू 1 ओम, ठीक है, LCR, ठीक है, सब दे दिया है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स ऑफ V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट, ये क्या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है
एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली 0, जब ओमेगा 0 होगा। अच्छा अब एक बात बता, अगर ओमेगा 0 हो गया तो इसका जो यहां पे कहां गया आपका कैपेसिटर, कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अगर ओमेगा ऑलमोस्ट 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल टेंड टू इंफिनिटी, ये क्या बन जाएगा ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट क्या होता है 0, तो अगर ओमेगा 0 हो गया तो करंट विल बिकम नियरली 0, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। हाँ, रेसिस्टेंस कुछ भी बना रहे, कितनी फ्रीक्वेंसी पर होता है याद है, ओमेगा होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो फ्रीक्वेंसी तो पता चली जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 की पावर -4। ओमेगा निकाल लूं कितना होगा, ओमेगा होता है फेज होने के लिए 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट एल कितना दिया है 10 की पावर -6 हेनरी, कैपेसिटेंस क्या है 1 फराड, तो 10 की पावर 6 की बाई 2 10,000 हर्ट्ज आया, 1000 रेडियन पर सेकेंड, यही तो होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्स सी, ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एल सी, हाँ अंडर रूट 1 अपॉन एल सी, तो 1 माइक्रो हेनरी 1 फराड दिया है, ठीक है। 1 फराड है तो मतलब यही रखूंगा, तो 10 की पावर 3, तो ये तो नहीं है 10 की पावर 4, तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। चल एट 10 की पावर 6, अगर 10 की पावर 6 ओमेगा अगर बहुत ज़्यादा है 10 की पावर रेडियन पर सेकेंड से, द करेंट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर, ठीक है। अगर ओमेगा बहुत ज़्यादा हो गया, ओमेगा ज़्यादा हो गया तो इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा ना, कैपेसिटिव थोड़ी बनेगा, ठीक है, ये भी गड़बड़ है। चल अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए। चल यार मैट्रिक्स है यहां पर, क्या बोला, अच्छा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है, ठीक है, जरा देखिएगा। एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, इस कनेक्टेड टू क्या बोल रहा है, किससे कनेक्ट किया है 45 साइन ओमेगा टी वोल्ट सोर्स, ठीक है। एलसीआर सर्किट को मैंने कनेक्ट किया है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज 10 की पावर 5 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी है, करंट एम्पलीट्यूड दिया हुआ है आई नॉट है, ठीक है। व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 8 इंटू 10 की पावर 4 रेडियन पर सेकेंड, द करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट इज 0.05 आई नॉट, ठीक है। एल की वैल्यू दी है आपको 50 मिली हेनरी। मैच ईच एंट्री इन लिस्ट 1 विद एन अप्रोप्रिएट वैल्यू इन लिस्ट 2, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। हमें मैच करना है, इसके ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ये इस तरीके के ऑप्शन बोले हैं, ठीक है। ब्लाइंडली शुरू मत कर देना, मैं सबसे पहले मैं ऑप्शन, अगर मैं पी वाला ऑप्शन फर्स्ट चेक करता हूं तो मतलब इससे पता चल जाएगा बाकी कौन से ट्रू है या नहीं है, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास क्या है, पहले वो बना लेता हूं। एलसीआर सर्किट है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेसिस्टर है, ठीक है। इस सर्किट को हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। एलसीआर सर्किट को हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। एल की वैल्यू दी है शायद 50 कुछ दी है ना, L इज इक्वल टू 50 मिली हेनरी, ठीक है। और ये है 45 साइन ओमेगा टी, 50 मिली हेनरी मुझे यहां पर ये दिया हुआ है, और ये है 45 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये बोल रखा है इसमें सवाल में। अब और क्या क्या बोल रखा है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 10 की पावर 5 रेडियन पर सेकेंड, मतलब क्या, अगर मुझे ओमेगा नॉट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 10 की पावर 5, ओमेगा नॉट किसके बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 10 की पावर 5 1 अपॉन अंडर रूट एल कितना दिया है 50, मैं एक काम करता हूँ स्क्वायर ही ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू सी 10 की पावर 10, स्क्वायर ले लिया दोनों साइड मैंने, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 8 बचेगा, ठीक है। तो 1/5.2 इंटू 10 की पावर -8 फराड, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ 10 की पावर -7 होगा तो 2 बचेगा, 20 माइक्रो फराड, ठीक है। ये कैपेसिटेंस आ गया। चल भाई
20 माइक्रोफराड हमारा कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अगला। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, आई नॉट बोला है, मैक्सिमम करंट निकालना है। ठीक है, चल तो मैंने कहा आई नॉट क्या होगा, रेजोनेंस पर मैक्सिमम करंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, एंड करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज आई नॉट। तो आई नॉट की वैल्यू हो जाती है ऑप्शन ए, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई आर। मैक्सिमम ही बोला है ना, करंट एम्पलीट्यूड, हाँ ठीक है मैक्सिमम है। वी नॉट तो मुझे पता है 45 है, रेसिस्टेंस मुझे कहीं यहां पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वी नॉट तो मुझे पता है 45 है, रेसिस्टेंस की वैल्यू मुझे अभी नहीं दिख रही है। अब रेसिस्टेंस निकालने के लिए, इसका रेसिस्टेंस निकालने के लिए उसने हमें एक और कंडीशन दी है, यहां से कैलकुलेशन गंदी होना शुरू होती है। उसने क्या बोला कि जब, क्या बोल रहा है अब इसके बाद, इसने बोला है कि व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस 8 इंटू 10 की पावर 4 हर्ट्ज, तो मतलब जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी है, करंट एम्पलीट्यूड जो है वो 0.05 आई नॉट है। ठीक है, तो अब इस सेकंड कंडीशन को लिखते हैं। तो अगर मैंने कहा व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 की पावर 4 रेडियन पर सेकेंड, डेटा वेरीफाई कर लूँ, सेम वही है। ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर 4 रेडियन पर सेकेंड, करेंट एम्पलीट्यूड क्या है 0.05 आई नॉट, 0.I इज इक्वल्स टू 0.05 आई नॉट। ठीक है, आई कितना होगा, आई आपका हो जाएगा वी नॉट बाई जेड, जो भी इसका रिएक्ट इंपीडेंस होगा, 0.05 आई नॉट क्या होगा वी नॉट बाई आर। ठीक है, वी नॉट से वी नॉट उड़ गया, z क्या होता है, मैं इसको इधर ले जाता हूं। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू 0.05 z। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं 5/100 यानी कि 1/20, z/20 कर देता हूं, और z क्या होगा r स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 20, ये आपके r के बराबर है। ठीक है, चल भाई दोनों का होल स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये हो गया 400, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बाई 400, 400 आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 3, मैं एक चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, मैंने कहा 400, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा 399 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद अंडर रूट लूं, तो जब मैं अंडर रूट लूंगा तो लगभग अबे यार 400 का अंडर रूट 20 था। ठीक है, फालतू में 399 का अंडर रूट क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा 20 आर ही कर दूं, एक्स एल माइनस एक्स सी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अब यहाँ कैलकुलेशन बिगड़ना शुरू हो जाएगी। ओमेगा कितना बोला है इसने, 8 इंटू 10 की पावर 4, एल कितना दिया है 50 मिली हेनरी, 50 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 8 इंटू 10 की पावर 4, सी कितना निकाला है 20 माइक्रोफराड, 20 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये आ गया 20 आर के बराबर। तो 4, 1 10 बचेगा खाली। ठीक है, तो 8 पंजे 40 और 2 4000, तो ये हो गया। ठीक है, 4 और 5 -6, एक -1 बचा। ठीक है, 10/2 -5/8, ये कुछ बचेगा ना। ठीक है, 10 की पावर 5, 10 की पावर -1 ऊपर भेज दिया, तो 10/2 5/8। ठीक है, ये हो गया 20 आर के बराबर। तो आर इज रफली इक्वल टू कितना, इसको तो मैं क्या ही बोलूं, तो 0 से 0 का 400/200 ओम के आसपास के लगभग आना चाहिए रेसिस्टेंस। ठीक है, 200 ओम के आसपास की वैल्यू कौन सी दिख रही है तुमको, अच्छा रेसिस्टेंस तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, उसने क्या पूछा, करेंट पूछा है ना, आई नॉट। तो आई नॉट कितना हो जाएगा 45/200 के लगभग बोल दूं, तो ये कितना हो जाएगा 5 9 ज़ा 5 4 ज़ा। ठीक है, 9/40, अगर यहाँ पर 10/40 होता
तो यहाँ पर 1/4 0.25 के लगभग होता। 0.25 से हल्का सा छोटा कुछ आना चाहिए। कोई भी नहीं दिख रहा कहीं कैलकुलेशन। अच्छा, मिली एम्पियर में बोला है ना, तो इंटू 1000 मिली एम्पियर, ये आपका हो गया 25, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 225 मिली एम्पियर के आसपास कोई आ रहा है। 225 मिली एम्पियर 2250 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन में हमने कोई एक आध जीरो वीरो तो मिस नहीं किया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। (45/200), ठीक है, 5 9 45, 5 चौक 20, 40 हो गया, इंटू 1000, तो एक ख़त्म हो गया, ये हो गया 25, 225। कहीं हमने यहाँ पे कुछ मिस तो नहीं किया। हमने कहा 20R इज इक्वल्स टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो 20R के लगभग ही मैंने ये बोल दिया। 399R², इसको मैं 20R ही लिख दिया। 20R XL माइनस XC के बराबर है। ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ओमेगा दिया है 8 × 10⁴, सही दिया है 8 × 10⁴। L दिया है 50, ठीक है, L है 50, ये आ गया है 20, ये सही किया है कैलकुलेशन। ठीक है, 1/√LC 50 × 10⁻³ C इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻², 10⁻10, 10⁻8, तो 0.2 × 10⁻8, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻। भाई बहुत बढ़िया, 0.2 × 10⁻8 है, इसको मैंने कैसे लिख दिया ये। ठीक है, अगर मैं इसको माइक्रो फराड में लिखूंगा तो 10 और 0 और छोटा होगा, 2 × 10⁻9 फराड लिख देता हूँ। ठीक है, 2 × 10 के तो 2 नैनो फराड ही हो जाएगा। माइक ये आ जाएगा 2 नैनो फराड। ठीक है, 2 × 10⁻9। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 10⁻9, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो -5। ठीक है, तो ये बचेगा 10⁵ डिवाइडेड बाई 16, मतलब क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 16, नहीं 1 लाख है ना, 50,000 ये हो गया, 4 25,000, 2 12,500, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसको सीधा लिख देता हूँ, 6 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2, 6250 कुछ आएगा। ठीक है, ये कुछ आ जाएगा। एक्सेल अब इससे बड़ा है तो मॉड वो तो आपको लेना ही है, उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आर कितना आ जाएगा 2250 डिवाइडेड बाई 20, 225/2। ठीक है, तो 112.5 ओम रख दूं, 112.5 ओम। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 112.5। ठीक है, 5 9 45, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 22.5। हाँ, ऐसे ही सीधा क्यों कर रहा हूँ मैं, सीधा इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ना, 225/2। 90 डिवाइडेड बाई 225, 5 चौक 20, 2 बचा, और 5 एकम 5, 18 पंजे 18/45, और ये हो गया 2/5। 0.4 एम्पियर क्यों आ रहा है, 0.4 एम्पियर कुछ दिख रहा है, तो ये आ गया 0.4 एम्पियर, यानी कि 400 मिली एम्पियर। ठीक है,
ये आंसर हो जाएगा 400 मिली एम्पियर। हाँ ये दिख गया, तो इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 आ गया। अब क्या है, ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, एक ही ऑप्शन सही मैच कर रहा है, बाकी तो है ही नहीं। ठीक है, बढ़िया है, बाकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बच गया काम। अब कैलकुलेट करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अब इसमें बोला है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, मैं बस खाली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड में अगर आप क्वालिटी फैक्टर लिख रहे हो तो पावर स्टोर्ड या एनर्जी स्टोर्ड, पावर स्टोर्ड ही लिखता हूँ, डिवाइडेड बाई पावर डिसिपेटेड। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर, तो एक्स एल बाई आर, सीधा ये बचेगा ओमेगा नॉट एल बाई आर। ठीक है, अब वैल्यू छाप दो, ओमेगा नॉट पता है, एल पता है, आर पता है, सारी चीजें तो तुमको पता ही हैं। ठीक है, अब कोई बोल रहा है क्या, बैंडविड्थ पूछ रहा है, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, तो बैंडविड्थ होती है डेल्टा बीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू आपका ओमेगा नॉट बाई क्यू। ठीक है, इसको डेल्टा ओमेगा लिखते हैं हम। बैंडविड्थ क्या है, डेल्टा ओमेगा, आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। और क्या है आपका, ठीक है, पीक पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। लो, पीक पावर क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर लिख दो। ठीक है, बस सॉल्व कर देना। चलो क्लियर है। अगला सवाल सॉल्व करो, अच्छा सवाल है ये। चल भाई, तो देखिएगा क्या बोल रहा है सवाल में, बोला हुआ है एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एंगुलर फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी नॉट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटेंस सी एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, आर, इंडक्टेंस 0 व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड। तो बेसिकली हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया है और यहाँ पर एक कैपेसिटेंस लगाया है, इसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यही बोल रहा है एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स वोल्टेज। ठीक है, अब क्या है यहां पर बोल रहा है कि ओमेगा इज कनेक्टेड कैपेसिटेंस सी एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस आर। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज, तो जब हम ओमेगा को बढ़ाएंगे तब क्या होने वाला है। ठीक है, तो बल्ब ब्राइट ग्लो करेगा या बल्ब डिम ग्लो करेगा। मैंने कहा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बल्ब का ग्लो करना मतलब अगर यहां पर सर्किट पे आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो बल्ब की जो पावर होगी, पावर ऑफ रेसिस्टर आर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, आई क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, वी बाई जेड हो जाएगा। अच्छा, वोल्टेज तो फिक्स है, ठीक है, वोल्टेज में तो चेंज आएगा नहीं, अंतर यहां पर आएगा, क्या है, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब जरा बताना यार, जब मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटर का ये क्या है, 1 ओमेगा सी। ठीक है, यहां पर नोटिस करना, ओमेगा बढ़ाने पर, जब आप ओमेगा बढ़ाओगे तो ये ओमेगा ये भी बढ़ेगा, तो रिएक्टेंस क्या होगा कैपेसिटर का, कम हो जाएगा। कैपेसिटर का रिएक्टेंस ओमेगा एक्सी कम हो गया। अगर एक्ससी कम हो गया तो ये पूरा डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, रेसिस्टर पर पावर बढ़ जाएगी। पावर बढ़ जाएगी मतलब क्या, ये ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है। चल, टोटल इंपीडेंस ऑफ सर्किट अनचेंज, नहीं, इंपीडेंस तो अनचेंज होना नहीं है। ठीक है, टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज, नहीं, इंपीडेंस टोटल कम हो रही है ना, एक्सी कम हो रहा है तो इंपीडेंस भी कम हो रही है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल सॉल्व कीजिए। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पर सवाल में, बोला हुआ है कंसीडर एन एलसी सर्किट विथ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी। आपको इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.1 हेनरी। ठीक है, कैपेसिटेंस दिया है 10 की पावर -3 फराड, कैप्ट ऑन अ प्लेन, द एरिया ऑफ द सर्किट इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दिया हुआ है, इट इज प्लेस्ड इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी नॉट। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्किट। मतलब क्या, अगर मेरे पास एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, इस तरीके का हमारा सर्किट है, इस सर्किट के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या है आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस से वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिखा दिया है,
क्रॉस में, ठीक है। इस सर्किट का एरिया भी दिया हुआ है। अब जरा देखिएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एज b इज इक्वल्स टू b नॉट प्लस बीटा टी, where beta is equals to 0.04 टेस्ला पर सेकेंड। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट इज, ठीक है, आपको क्या बताना है, सबसे ज्यादा करंट कितना आएगा। मैंने कहा से अगर मुझे B पता है तो यहां से मुझे फ्लक्स पता चल जाएगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो शायद 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो एरिया अगर 1 है तो खाली B के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। और EMF इंड्यूस्ड कितना होता है, d∅dt, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस लगाना चाहो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, खाली बीटा बचेगा, ठीक है। तो बीटा क्या हो गया, 0.04 वोल्ट, ठीक है। यानी कि इसकी वजह से देख क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उल्टा एक आपका करंट आएगा ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके का एक बैटरी डेवलप हो रही है, तो इसके अंदर एक इस तरीके की इंड्यूस्ड EMF डेवलप हुई जिसकी वैल्यू है 0.04 वोल्ट, ठीक है। आई थिंक मैंने सही किया है यहां तक, ठीक है। अब ये इंड्यूस्ड EMF आ गया। अब क्या पूछ रहा है तुमसे, अब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पूछ रहा है। मैंने कहा यार यहां से और आप कहीं से, अच्छा सिंस डायरेक्शन तो दी ही नहीं है, ठीक है, तो आप पोलैरिटी कुछ भी मानते रहो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। मैंने कहा चलो ऐसे ही मान लेता हूं। अब तो यहां पर ऐसा है, तो अब देख मैं किरचॉफ्स लॉ लगा रहा हूं इस पूरी लूप में, तो कितना है प्लस 0, ठीक है, KVL लगा रहा हूं, तो प्लस 0.04 माइनस इस वाली लूप पर कुछ चार्ज Q, ठीक है, तो माइनस Q/C, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, अगर ये बैटरी है ये इधर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है करंट, तो ये क्या होगा, ये उल्टी बैटरी बनेगी, तो माइनस LdI/dt, ठीक है, LdI/dt इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया है Q/C प्लस LdI/dt इज इक्वल्स टू 0.04, ठीक है। ये मेरे पास अभी सर्किट इक्वेशन आ गई है, चल भाई, ठीक है। और अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, मुझे क्या निकालना है, करंट निकाल, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है ना, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा यहां पर लिख देता हूं, तो Q/C प्लस LdI/dt 0.04। अब I को क्या लिख सकता हूं, dQ/dt, तो ये क्या बन जाएगा, L d2Q/dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस Q/C प्लस 0.04। मैंने इसको भी इधर भेज दिया, तो माइनस Q/C, L di/dt को, I को क्या लिख दिया, dQ/dt। अब dQ/dt या d2Q/dt स्क्वायर सेकेंड डिफरेंशियल माइनस Q/LC प्लस 0.04/L। कांस्टेंट टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है, मेन फोकस हमारा किस पर होता है, इस पर। जरा देखिएगा, ये SHM की कंडीशन नहीं दिख रही है, ठीक है। SHM की कंडीशन क्या होती थी, याद करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर या माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्सेलरेशन क्या होता था, d2x/dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, d2 स्क्वायर। बस यहां पर पार्टिकल का SHM ना होकर के किसका SHM हो रहा है, चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 1/√LC, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देख, अगर चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है तो करंट क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा अब देख, जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होता था, वेलोसिटी। मतलब क्या, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखता था x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो वेलोसिटी क्या होती थी, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, a इंटू ओमेगा, यही करते थे, ठीक है। अगर मैंने चार्ज बोला q इज इक्वल्स टू या q मैक्स, जो भी मैक्सिमम चार्ज है, इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है।
+5 वगैरह कुछ भी बना रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ये क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट चीज क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ मीन पोजीशन चेंज करती है। मतलब क्या, यहां से आपका जो मीन पोजीशन है वो बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चार्ज अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। sin ωt प्लस समथिंग कुछ भी हो जाएगा। चल भाई, तो ये क्या हो जाएगा, dq/dt यानी कि करंट, तो मैक्सिमम चार्ज q इंटू ओमेगा cos ωt, तो I max इज इक्वल्स टू Q इंटू ओमेगा, ठीक है, Q बाई √LC, ओमेगा पता ही है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम करंट। अब चार्ज कितना होगा, ठीक है, तो जब ये यहां पर जाएगा मैक्सिमम चार्ज कितना जाएगा 0. तो Q max कितना हो जाएगा, Q max यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, Q max इज इक्वल्स टू C इंटू V। C कितना है आपका 10⁻³ V कितना है 0.04, तो 4 इंटू 10⁻⁵ कूलम, ठीक है, यहाँ छाप देता हूँ 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई √L, L कितना है 0.1 हेनरी, C कितना है 10⁻⁻3, 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ का अंडर रूट 10⁻², तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 4 मिली एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो 4 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट आएगा। आंसर आ गया आपका 4। क्लियर है, सवाल ये काफ़ी अच्छा था, चीज़ें यहाँ पर आपको सोचनी है। बेसिकली इसने दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चल भाई, ये कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपके सामने सवाल है, सॉल्व कीजिए इसे। चलो तो देखिएगा क्या बोल रहा है, यहां पर बोला हुआ है इन अ सर्किट metal filament a lamp is connected in series with a capacitor of capacitance C microfarad। ठीक है, V दिया है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। ठीक है, मेटल फिलामेंट लैंप, ठीक है, मतलब कोई रेसिस्टर ही है। पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप इज 500 वॉट्स। ठीक है, वाइल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 100 वोल्ट। ठीक है, एज्यूम देयर इज नो इंडक्टिव लोड इन द सर्किट, RMS टेक RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड सप्लाई वोल्टेज इज 5। ठीक है, एज्यूम π√3 की वैल्यू 5 है, और क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ C इज, हमें कैपेसिटर की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले सवाल देखिएगा, आपके पास यहां पर एक रेसिस्टर है, एक कैपेसिटर है। मैं जानबूझ के अब मैं आपको उसको बैटरी करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि उसकी हमको जरूरत नहीं है, मतलब बल्ब करके नहीं दिखा रहा हूं। फिलामेंट बोला है, मैंने कहा ये फिलामेंट ही है मेरा। ठीक है, दिस इज माय फिलामेंट, मेटल फिलामेंट है। इसका क्या बोला है, 500 वॉट है और 100 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब इसके अक्रॉस ये 500 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है, जब इसके अक्रॉस 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहां पर सोर्स दिया है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सारी वैल्यू RMS है। 200 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, मतलब ओमेगा हो जाएगा यहां पर 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 2 पाई एफ। चल, कैपेसिटर भी कुछ दिया है, अच्छा कैपेसिटेंस तो निकालना ही है इसमें। ठीक है, और चलो अब जरा देखिएगा, अगर मेरे पास ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, ये इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, तो यहां पर कितना पोटेंशियल होगा। अब ये मत बोल देना कि सर 200 ये है 100 ये होगा तो ये भी 100 हो जाएगा। नहीं भाई, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये RMS वैल्यूज दे रखी हैं, फेजर बना करके सॉल्व करोगे। आपके पास 100 वोल्ट ये है, ठीक है, तो 100 वोल्ट यहां पर है। और कैपेसिटर में, अगर मैंने कहा कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कहीं नीचे रहेगा। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, अगर कैपेसिटर का वोल्टेज ये है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो रिजल्टेंट आएगा 200 वोल्ट। ठीक है,
अब बताना यार 100 स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, 100 स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। वीसी क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी। अब मैंने कहा करंट और करंट भी निकाल लेता हूँ हल्की हल, ठीक है, और मैंने कहा आई इंटू एक्स सी, ओमेगा पता ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं आर निकाल दूँ, क्यों फालतू में वो परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। तो वी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 200 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर 4 और 10 माइनस 10 की पावर 4, ठीक है, ये वी सी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी सी का स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 4 यानी कि √3 इंटू 100√3, सीधा सीधा भी यही लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर किसके बराबर होगा, आई इंटू एक्स सी के 100√3, ठीक है। अब बस करंट निकालना है। मैंने कहा सबसे पहले यहां पर देखना है, ये 100 वोल्ट है, ये मेरे पास ये पावर है, ठीक है, तो मैं अब इसके बारे में बात करता हूं। तो पावर किसके बराबर होती है, वी स्क्वायर बाई आर। सिंस सारी चीजें आरएमएस में ही लूंगा, ठीक है, तो वी क्या है, आरएमएस में ही लेते हैं, तो वी आपका क्या है 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, पावर दिया है 500, ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, 100/5 20 ओम रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है। अगर ये रेसिस्टेंस 20 ओम है, ठीक है, आर कितना आ चुका है मेरा 20 ओम, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट है, तो क्या मैं करंट नहीं लिख सकता हूं, V अक्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर, तो 20/5 4 एम्पियर करंट आ गया, रख दो यहां पर 4 बाई ओमेगा सी 100√3, ठीक है, तो सी कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा 100 पाई इंटू 100√3, ठीक है, तो ये आ गया आपका 25, ठीक है, तो कितना हो गया, और किस में लिखना है, द वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है, पाई√3 की वैल्यू इसने बोल रखी है 5 के बराबर है, तो पाई√3 हो गया 5, तो 1/25 इंटू 5 इंटू 100, तो 1/125 इंटू 10 की पावर -2 फराड, ठीक है। आप चाहो तो माइक्रो फराड में बोला है, किस में बोला है इसने निकालने को, द वैल्यू ऑफ सी इज, सी माइक्रो फराड है, ठीक है, तो माइक्रो फराड में बोला है, तो मतलब 10 की पावर -6 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 125 माइक्रो फराड। बेसिकली मैंने 10 की पावर +6 का और 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 125, मैंने कहा 10 की पावर 6 का 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 की पावर -6 फराड, ये तो क्या हो गया माइक्रो फराड बन गया, ये क्या है 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है। अब 10 की पावर 4 इसको मैं लिख देता हूँ 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है, 100 इंटू 100 ही लिख देता हूँ क्यों फालतू में, 100 इंटू 100 25 से सीधा ही कटेगा ना, 25 पंजे 125 25 चौक 100, ये हो गया 20 20 चौक 80, आंसर आ गया ये 80 माइक्रोफराड। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 80 माइक्रोफराड, ठीक है, ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना कैलकुलेशन के आपके सवाल बन जाए। ऑल्टरनेटिंग करंट ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स गंदे बन करके आ सकते हैं, ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि इस तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब क्या पता चल गया तुम्हें, ये कैपेसिटेंस पता चल गया 80 माइक्रोफराड, तुम्हें बाकी सारी चीज़ें पता चली गई हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखना क्या बोल रहा है, इसी में तुमसे पूछा है फाई की वैल्यू, मतलब फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फाई इज दी एंगल बिटवीन करंट, ठीक है, फाई क्या है, टेक द आरएमएस वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड सप्लाई वोल्टेज इज फाई, ठीक है,
करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच का एंगल। तो मैंने कहा करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच का एंगल तो सीधा सीधा निकाल सकता हूं, tan phi किसके बराबर होगा, मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, tan phi इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाई वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। तो ये कितना आ जाएगा, I इंटू एक्स सी आई इंटू आर, ये खत्म हो गया, एक्स सी बाई आर, और एक्स सी कितना है, ठीक है, एक्स सी हमने निकाला हुआ है कहीं, कहाँ है, 4 एम्पियर करंट ये आया है, ठीक है, 1/ओमेगा सी, सीधा ही निकाल देता यार, दो 200 ये दिया है, tan phi से नहीं कर रहा तो cos phi से कर लेता हूँ, क्यों फालतू में परेशान हो रहे हैं, ज़रूरी है सामने वाली टर्म देखें, अरे लो cos phi पावर फैक्टर लो, ज़्यादा बेटर है, और क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस आर डिवाइडेड बाई वोल्टेज, तो ये क्या है 100/200 cos phi, तो phi कितना आ गया 60 डिग्री, 1/2 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर होता है ना, 60 डिग्री या π/3, ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, इन डिग्रीज 60 डिग्री है, ठीक है, डिग्रीज में 60 डिग्री, क्लियर है, चलो। तो ये था आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, आपका होमवर्क है मॉड्यूल से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मॉड्यूल लेवल 3 एंड 4, ठीक है, लेवल 3 और 4 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, कुछ सवाल जो हैं आपको अच्छे लगे होंगे, जिसमें से हमने कई सारे नए कॉन्सेप्ट भी देखे थे, ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।